जय हिंद। आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग एसएसटी का जो सीरीज स्टार्ट किए थे 20 MCQ किलर सीरीज, इसका आज दूसरा लेक्चर है। हम लोग पहले लेक्चर में एसएसटी के इतिहास वाले पोर्शन का पहला जो भाग है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, हम लोग उसको अच्छे से समझकर उसके टाइप का जो MCQ है हम लोग कर लिए हैं। अब आज हम लोग एसएसटी का इतिहास का जो पोर्शन है उसी का दूसरा चैप्टर आप लोग देख पा रहे हैं, भारत में राष्ट्रवाद, हम लोग इसको शुरू करने वाले हैं आज। और इसके अंतर्गत जितने भी प्रीवियस ईयर में बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे हुए हैं हम उसको लेकर आए हुए हैं। और आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों में, अपने सहेलियों में जरूर शेयर करिएगा, ताकि बोर्ड परीक्षा बहुत ही नजदीक है और उनको अच्छा से कंटेंट मिल सके, वो लोग भी अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको पहले क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग की घटना कब हुई? जालियांवाला बाग की घटना कब हुई? देखिए, जालियांवाला बाग ये जो है ये आपका अमृतसर में है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसका पृष्ठभूमि बना रहे हैं। जो जालियांवाला बाग है बाबू ये अमृतसर है। अमृतसर है। अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब में। अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब में। ठीक है, तो जालियांवाला बाग ये एक स्थान का नाम है। थोड़ा सा हम इसके पीछे ले चलते हैं आपको, अगर थोड़ा कुछ कहानी से रिलेट करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए, इतिहास कुछ लड़कों को इसलिए नहीं समझ में आता है क्योंकि वो लोग कहीं से कनेक्ट कर नहीं पढ़ते हैं। अगर आप लोग एक कहानी को दूसरे कहानी से कनेक्ट कर पढ़ोगे तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बचपन में आप लोग याद करो, जब आप लोग के दादी दादा जब कोई कहानी सुनाया करते थे तो वो कहानी आज भी आप लोगों को याद होगा कहीं ना कहीं। तो क्या है, आप लोग उसको बड़ी ध्यान से सुनते थे, कनेक्ट करके, एक राजा था रानी थी, सुनते थे आराम से। तो बस उसी तरीके से आप यहाँ पर देखिएगा। देखिए, भारत में रॉलेट एक्ट कब आया? रॉलेट एक्ट से थोड़ा इसका जुड़ाव है जालियांवाला बाग का। रॉलेट एक्ट भारत में बाबू आया 1919 में। ठीक है, 1919 में रॉलेट एक्ट आया। ये क्यों आया? उस समय जो क्रांतिकारी थे उनका जो खून था बहुत, मतलब समझ लो, उबाल मार रहा था कि हमको किसी भी तरीके से बस भारत आजाद कराना है। तो क्रांतिकारियों को दमन करने के लिए ये रॉलेट एक्ट आया था। थोड़ा सा हम इसके बारे में बताते हैं आप लोग को। थोड़ा सा इधर आते हैं। रॉलेट एक्ट, आगे इस पे भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पहले देख लिए रहेंगे तो ठीक रहेगा। रॉलेट एक्ट ये कब आया? ये आया आपका 1919 में। 1919 में। ठीक है, रॉलेट एक्ट ये कब आया? ये परीक्षा में देखिए अक्सर पूछता रहता है कि रॉलेट एक्ट कब आया। तो ये क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए आया था। अब इसमें क्या हुआ, गांधी जी, इसका जो पूरा नाम है यह है इनर्जियल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट 1919। इसका पूरा नाम यह है, इनर्जियल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट 1919। और गांधी जी इसका नाम दिए थे काला कानून। ठीक है, अब इसको काला कानून गांधी जी नाम क्यों दिए थे? गांधी जी जो नाम दिए थे इसको काला कानून दिए थे। काला कानून। अब काला कानून नाम क्यों दिए थे? इसके पीछे भी कारण है। देखिए कारण क्या है। इसमें क्या हुआ करता था कि उस समय अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध से लड़ करके आए हुए थे। 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, अब उसके बाद भारत में जितने भी क्रांतिकारी थे अब अंग्रेज अच्छे से न निपटाने की जगह बस ये सोच रहे थे कि इसको अभी फिलहाल में किसी तरीके से शांत करो, फिलहाल में इसको पहले शांत करो, फिर बाद में देखा जाएगा जो भी होगा। तो फिलहाल में शांत करने के लिए अंग्रेज क्या किए, बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील के ही इनको गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया करते थे और अच्छी खासी सजा सुनाते थे। तो ये क्यों था? क्योंकि ये बिना दलील
बिना वकील और बिना अपील, ये 3 शब्द याद रखिएगा आप लोग। बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील, मतलब कि आप कोई भी गलत चीज नहीं किए हैं फिर भी आप लोगों को उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा, आप लोग के ऊपर मुकदमा हो जाएगा। आप अपना मुकदमा लड़ने के लिए कोई पढ़ा लिखा वकील भी नहीं रख सकते हैं और आप किसी के सामने अपील भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए गांधी जी ने इसको कहा काला कानून, काला कानून, ठीक है। अब देखिए काला, इसमें क्या हुआ, इसमें 2 आदमी थे, उनको गिरफ्तार करके मतलब मार दिया गया था। कौन कौन था? वो थे सत्यपाल, 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 इनका दोनों का नाम याद रखिएगा, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू, ये 2 नाम है। नाम क्या क्या है बाबू? ये है सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को जब गिरफ्तार कर जब मार दिया गया तो फिर क्या हुआ कि जो और भी जो क्रांतिकारी थे वो धरना प्रदर्शन करने के लिए, देखिए रॉलेट एक्ट क्या था, इसका जो केंद्र था वो केंद्र पंजाब में था। वो केंद्र कहां था? वो केंद्र पंजाब में था, केंद्र पंजाब में था, केंद्र पंजाब में था। लेकिन और जगह भी इसका जो है कार्य चल रहा था, और भी जगह जैसे कि हरियाणा में भी था, राजस्थान में भी था, और भी जगहों इसका काम चल रहा था, मतलब क्रांति हो रही थी। लेकिन जो मेन केंद्र था वो पंजाब में था। तो इनके कांड के बाद जो लोग हैं वो पहुंचे पंजाब के अमृतसर, पंजाब के अमृतसर पहुंचे। पंजाब के अमृतसर कब पहुंचे? थोड़ा सा हम इसको ऊपर करते हैं, देखिए। अब रॉलेट एक्ट में इनको जब लपेटा गया तो जो और भी लोग हैं वो धरना प्रदर्शन करने के लिए, मतलब कि अहिंसक रूप से, कि ऐसा क्यों हो रहा है, रॉलेट एक्ट अच्छा नहीं है, इसको हटाया जाए। तो इस बस अहिंसापूर्ण से, मतलब कि कोई भी हिंसात्मक चीज नहीं है। तो जो जनता थी वो पहुंची पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर, अमृतसर। अब अमृतसर में एक जगह है जालियावाला बाग, जालियावाला बाग, ठीक है। ये कब पहुंची? ये डेट है 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में जालियावाला बाग पहुंची। तो जब यहां पर पहुंचकर जब लगी अपना धरना प्रदर्शन करने शांतिपूर्वक, और उस दिन बैसाखी का दिन था, ठीक है, बैसाखी का दिन था, और बहुत सारे लोग उस दिन मेला देखने के लिए आए हुए थे, और भी अगल बगल के जो लोग हैं वो मेला देखने के लिए आए हुए थे। बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल 1919 को लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे जालियावाला बाग के अंदर। और ध्यान दीजिएगा ये एकदम एक तरीके से पूरा एकदम ग्राउंड एरिया था, और उसमें निकलने के लिए, जाने आने के लिए केवल एक दरवाजा था, ठीक है, केवल एक गेट बना हुआ था बड़ा सा, उसी से लोग जाते थे आते थे, बाकी चारों तरफ से पैक था। अब क्या हुआ, जब अब थोड़ा सा और हम समझाते हैं आपको। देखिए ठंडी की वजह से बोर्ड भी थोड़ा नहीं काम कर रहा है अच्छे से। देखिए इसको कर लेते हैं थोड़ा सा एक साइड, हम इसको एक साइड कर लेते हैं, बीच में पार्टीशन थोड़ा देते हैं। तो देखिए उस समय जो पूरे भारत का वायसराय था, क्या होता है कि राष्ट्रपति होते हैं, फिर प्रधानमंत्री होते हैं, फिर मुख्यमंत्री होते हैं, फिर जिले में जो जिलाधिकारी होते हैं, ये लोग होते हैं। तो उस समय जो पूरे भारत का वायसराय था वो था चेम्सफोर्ड। भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय, वायसराय
वायसराय मतलब समझ लो कि पूरे भारत जिसके नियंत्रण में है, उसके नियंत्रण में कोई और होगा, जैसे कि आज की डेट में क्या है, राष्ट्रपति हैं, उनके नीचे फिर प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से भारत का वायसराय था उस समय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लेकिन इस सब ससुरे को लॉर्ड मत कहा करो, लॉर्ड मतलब होता है भगवान, इसको बोलो बस चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड। देखिए लॉर्ड डलहौजी, हाँ, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये सबको लॉर्ड मत कहिए। जैसे कि हम भगवान शिव का नाम लेते हैं तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉर्ड शिवा, तो ये सब भगवान था, ये सब भगवान नहीं था, तो इन सबको हम बस चेम्सफोर्ड कहेंगे, ठीक है, चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मत कहिएगा इन सबको, चेम्सफोर्ड। देखिए तो चेम्सफोर्ड था। अब ये तो भारत का वायसराय हो गया। अब इसके बाद जो पंजाब का भारत का वायसराय, फिर इसके बाद पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये कौन था, जनरल ओ डायर, ठीक है, ओ डायर था। अभी तो पंजाब का हो गया, पंजाब मतलब एक राज्य का हो गया। अब राज्य के अंदर अमृतसर का जो सेनापति था, अमृतसर का सेनापति वो था आर डायर, ठीक है, आर डायर। अमृतसर का सेनापति कौन था, आर डायर। अब ये जो पंजाब का जो गवर्नर है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, बोल रहा है कि पंजाब की स्थिति तो बिगड़ रही है, लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए उतर गए हैं, एक काम करो आर डायर कि जाओ और गोली चलवा दो उन पर। आदेश गोली चलाने का यही दिया था ओ डायर। लेकिन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जालियांवाला बाग कांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो ये था ओ डायर, ठीक है। ओ डायर कौन था, पूरे पंजाब को नियंत्रण करने वाला था। लेकिन पंजाब के अंदर ये जो अमृतसर है, अमृतसर का जो वहां का जो सेनापति था वो था आर डायर, ठीक है। तो अब इसको तो जो आदेश मिलेगा वो तो करना ही पड़ेगा। अभी बुलाया गोरखा रेजिमेंट, ठीक है, अभी बुलाया गोरखा रेजिमेंट, गोरखा को बुलाया, गोरखा कमांडो को बुलाया और जालियांवाला बाग के सामने खड़ा करवा दिया। महज 3 मिनट का टाइम दिया था, 3 मिनट का समय दिया कि बाबू जिसको भी कहीं जाना है चल जाओ, उसके बाद कहीं किसी को नहीं मौका मिलेगा। 3 मिनट टाइम दिया, 3 मिनट के बाद धड़ाधड़ गोली चलाया। उसमें बहुत सारे निहत्थे लोग भी मारे गए, छोटे छोटे बच्चे मारे गए, बूढ़े मारे गए, जवान लोग मारे गए, निहत्थे एकदम निर्दोष लोग समझ लो मारे गए उसमें। और जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो और क्रांति, उनके अंदर और भी जोश भर गया, ठीक है। तो निहत्थे लोगों की हत्या की गई। इसका जब जांच किया गया, इसका जांच करने के लिए कि इसमें क्या हुआ, कौन किसको क्या किया, कितने लोगों की मृत्यु हुई, और वहां पर देखेंगे आप तो जालियांवाला बाग के अंदर बीच में एक बड़ा सा कुआं था। कितने लोगों ने अपने जान बचाने के लिए इस कुआं में अपनी कूद मार दी। कुआं में जब कूद मार दी तो कुआं में जब चले जाएंगे तो ऐसे ही अभी आज भी अगर देखेंगे तो वहां पर जो दीवारें हैं, दीवारों में गोलियों के निशान आज भी आपको दिखाई देंगे, आप जाइएगा तो कुछ लोग कुआं में भी कूद कर अपने जान दे दिए, कुछ बच्चे थे वो भी मर गए। लेकिन इसका जांच करने के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया। हंटर कमीशन मतलब हंटर आयोग का गठन किया गया। अब हंटर आयोगवा बोल रहा है कि भैया 379 लोगों का खाली बस मृत्यु हुआ है। इतना ये सब छुपा दिए, कह रहे हैं सब 379 लोगों की बस केवल मृत्यु हुई है, लेकिन ये सरासर गलत था। करीबन 1600 के आसपास लोगों की मृत्यु हुई थी, ये सही था। ये आयोग गलत बता दिया ताकि और हड़ताल न फैले, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हुआ देखिए, इसमें जो जालियांवाला बाग कांड हुआ, इसमें एक बच्चा था, अब छोटा बच्चा था, उसका नाम था उधम सिंह उसमें से बच गए, ठीक है। उधम सिंह उसमें से बच गए और वो सब अपने आंखों से देख रहे थे मरते हुए लोगों को। वो उसी समय प्रण ले लिए कि
हमारा जीवन तभी सफल होगा जब हम भाई ओडायरवा को मार के आएंगे, जब हम ओडायर को मार के आएंगे। तो ये उधम सिंह बाबू 1940 में पहुंचे इंग्लैंड पहुंचे। ओडायरवा इंग्लैंड में था उस समय, तो एकदम बूढ़ा होकर इसी से चल रहा था ओडायर। तो जब उधम सिंह जब पहुंचे 21 साल बाद, 1919 में घटना हुआ, 1940 में पहुंचे इंग्लैंड, 21 साल बाद पहुंचे, 21 वर्ष बाद पहुंचे। तो क्या हुआ देखिए, तो ये वहां गए लंदन में एक जगह है कॉटेक्स हॉल, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और छोटा करेंगे, ठीक है, बस थोड़ा सा 1 मिनट। लंदन में एक हॉल है कॉटेक्स हॉल, इतना में हो जाएगा। देखिए लंदन में बाबू एक हॉल है कॉटेक्स हॉल है, ठीक है, हॉल। वहीं पर उधम सिंह पहुंचे और वहीं पर ये था ओडायरवा, यहीं पर था। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है लंदन में, ठीक है। कॉटेक्स हॉल कहाँ पड़ता है? लंदन में। तो लंदन में जब गए तो पूछ रहे हैं कि वहां के कि ओडायरवा तुम्हें ओडायरवा कराए? हाँ हम ही हैं। कराए कि तुम ही जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिए? तो करे हाँ हम ही दिए थे। तो करे कि हम तुमको मारने आए हैं। तो वो जो उधम सिंह थे बस बंदूक निकाले, पिस्टल निकाले और धड़ाधड़ उसके छाती में गोली उतार दी, वो मर गया। फिर जब पुलिस जब आई उनको जब गिरफ्तार करने के लिए, तो वो अपने आप को खुद सरेंडर कर दिए कि हम इसीलिए तो आज तक जिंदा थे कि जब तक हम ओडायर से बदला नहीं ले लेते तब तक हमारा जीवन सफल नहीं माना जाएगा। जब इसको मार दिए उधम सिंह ओडायर को, तो कह रहे हैं कि हम बस यही दिखाने आए थे कि भारत के अगर किसी भी क्रांतिकारी से उलझोगे तो इसी तरीके से तुम्हारी भी मृत्यु होगी, और भारत कमजोर नहीं है। मैं तुमको यही बताने के लिए तुम्हारे लंदन में घुसकर तुमको मारने आया हूं। उधम सिंह ये बोले और अपने आप को सरेंडर कर दिए उनके हवाले। तो ये थी पूरे जालियांवाला बाग हत्याकांड का पृष्ठभूमि। और उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। तो मुझे समझ में आता है कि आप लोग को मोटा मोटा सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। अब चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? अब तो क्वेश्चन आपको एकदम हलवा लगेगा। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन है जालियांवाला बाग की घटना कब हुई? तो जालियांवाला बाग की घटना कब हुई, हम थोड़ा सा आपको इमेज भी दिखाने का कोशिश करते हैं जालियांवाला बाग का। हमने चलते हैं आपको थोड़ा इधर, जालियांवाला बाग थोड़ा सा आप देखेंगे ना तो आपको जो है रूह कांप जाएगा। जालियांवाला बाग इमेज, तो अपने इतिहास को थोड़ा सा जानिए, थोड़ा सा जो है समझिए, उसको महसूस करिए। देखिए जालियांवाला बाग मनाए थे हम, जालियांवाला बाग। हाँ देखिए इस समय वहां पर इस तरीके से बन गया है। देखिए हाँ ये देखिए, ये सब आपको जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब गोलियों के निशान है, ठीक है। ये समझिएगा कि ये सब कलाकारी किया गया, ये सब गोलियों का निशान है। देखिए आप लोग को यहाँ पर ये सब जो दिखाई दे रहा है ना, ये सब गोलियों के निशान है। देख रहे हैं कितना अंधाधुंध गोली चलाया गया है। ये सब दीवारों पे गोलियों के निशान है। हाँ और भी थोड़ा सा हम इमेज दिखाने का कोशिश करते हैं। हाँ देखिए ये सब जब जाइएगा तो वहाँ के सब, हाँ कहाँ है ये वाला, 13 द डेट दैट शुक इंडिया जालियांवाला बाग मास। देखो ये सब इस तरीके से लोग मारे गए हैं। ये सब हालांकि ब्लैक एंड व्हाइट में है। यहाँ देखो अब जाओगे तो कुछ इस प्रकार का बना दिया गया। वहाँ पर जब कोई चीज़ फेमस हो जाता है तो वहाँ पर टूरिस्ट प्लेस हो जाता है। ये देखो ये सब जो है अंग्रेज थे। ये सब कौन है? ये सब बाबू, ये सब गोरखा रेजिमेंट वाले हैं, ये सब गोरखा कमांडो वाले हैं, ठीक है। तो ये सब गोली देखो चला रहे हैं, ठीक है, ये सब गोली चला रहे हैं। और इधर लोग एकदम मर रहे हैं। इधर से पूरा एकदम बंद था पैक एरिया, जहां ये सब खड़ा है इधर से गेटिया था, ठीक। और ये सब लोग देखो भाग रहे हैं, कहाँ जाएंगे इसमें भाग करके, चारों तरफ से एकदम बंद एरिया है। अब चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर, थोड़ा सा हम आपको दिखाने लगे हैं। क्वेश्चन है जालियांवाला बाग की घटना कब हुई? तो 6 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 25 अप्रैल 1919। तो कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919। और इस दिन कौन सा दिन था? बैसाखी का दिन था। कौन सा दिन था? बैसाखी का दिन था। बैसाखी का दिन था, ठीक है।
बैसाखी का दिन था तो वहां पर मेला वगैरह लगता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1, जालियांवाला बाग घटना कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। तो क्या होगा? ए का पहला, अब देखो ए का पहला कहाँ है? ए का पहला इसमें है, इसमें है। अब ये तो क्लियर हो गया कि ये ख वाला और घ वाला तो अपने आप कट गया, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब हमको बी वाला चेक करना है। रोलेट एक्ट कब बना? तो ये 1919 में बना, तो बी का चौथा। अब देखो बी का चौथा कहाँ है? देखो बी का तीसरा इसमें है अथवा दूसरा इसमें है, बी का चौथा इसमें है, तो ये कंफर्म है कि ये नहीं होगा, आपका यही जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखो सी का भी देख लो। कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो ये 1929 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। लाहौर अधिवेशन उस समय इन्हीं के अध्यक्षता, जो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ। अभी हम आगे आपको समझा देंगे कि कांग्रेस अधिवेशन कब, मतलब क्या था, कब से शुरू हुआ था, इसमें क्या होता था। भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में था, गांधी जी द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919 में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? करो या मरो का नारा सुभाष चंद्र बोस नहीं दिए थे, ये महात्मा गांधी दिए थे। कौन दिए था? महात्मा गांधी। फिर से लिखते हैं बढ़िया से। कौन दिया था ये नारा? महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा किस समय दिए थे? जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, तो उस समय यह था कि कर जाओ या तो मर जाओ, एकदम कि भारत को आजाद करा दो या खुद को बलिदान दे दो, खुद को आहुति दे दो। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इसने ये किसने कहा था? तिलक। इनका पूरा नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तीसरा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। ये भी बिल्कुल ठीक है। वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये भी ठीक है, ठीक है। तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं था? ये वाला आपका सुमेलित नहीं था। करो या मरो कौन दिया था? महात्मा गांधी दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत माता की पहली विख्यात छवि किसने चित्रित की? अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, राजा रवि वर्मा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे ये रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे, मतलब इन दोनों के बीच में चाचा भतीजा का रिश्ता था। तो जनगण मन के लेखक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। तो अब भारत माता की जो पहली विख्यात छवि किसने बनाई थी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। ये रविंद्रनाथ टैगोर के कौन थे? भतीजे थे। रविंद्रनाथ टैगोर इनका क्या थे? चाचा थे। अब जो पहली विख्यात छवि थी ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ उपन्यास से प्रेरित थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? अभी हम आपको बताए हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। माइकल ओ डायर, डलहौजी, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड मत पढ़ा करो इन सबको, बस इरविन पढ़ा करो। लॉर्ड इन सब कोनो भगवान नहीं थे, कोनो ये सब जो है कि ईश्वर का अवतार लेकर नहीं उतर गए थे। जनरल डायर, ये भी मतलब जनरल डायर क्या था? देखिए जो जनरल डायर था इसको तो आदेश मिला था कि तुम गोली चलाओ, तो ये गोली कहां से चला देगा? गोली ये जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश ब्रिगेडियर जनरल। उन्होंने बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर गोली चलाने का हुक्म दिया, जिसके बाद ब्रिटिश सैनिकों ने लगभग 10 मिनट तक गोलियां चलाईं, जिससे बहुत से लोग मारे गए और घायल हुए। देखिए यहाँ पर ये दिया है माइकल ओ डायर, तो ये नहीं था, ये आपका इसमें हो जाएगा, यही होगा जनरल डायर, ठीक है। कौन दिया था? जनरल डायर, जनरल डायर। अब अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए
सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक। तो ये था महात्मा गांधी का था कि सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन दिया है और कारण दिया है। कथन में दिया है अपने 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी ने नमक यात्रा आरंभ की। सही बात है। अभी हम आपको नमक सत्याग्रह भी समझा देंगे। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। कथन भी सही है, कारण भी सही है। तो आपको इसमें से क्या हो जाएगा? एक सही है किंतु आर इसकी व्याख्या नहीं करता। सही, ए सही है एवं आर इसकी सही व्याख्या करता है। घ आपका सही हो जाएगा। अब देखिए नमक सत्याग्रह क्या है। उस समय नमक सत्याग्रह आंदोलन, देखिए हम थोड़ा सा अब नमक सत्याग्रह के बारे में आपको बताते हैं। हाँ, नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह या इसी को दांडी मार्च के भी नाम से जानते हैं हम, ठीक है। नमक सत्याग्रह, इसी को हम दांडी मार्च के भी नाम से जानते हैं। देखिए ये क्या था, 1930 की ये बात है। उस समय वहां भारत का जो वायसराय था वो था इरविन, ठीक है, इरविन था। गांधी जी अपनी मांगों को इरविन के सामने रखे। उस समय भारत में जो भी समस्या थी कि टैक्स कम करो, और उसमें से एक ये भी समस्या थी कि जो अंग्रेज थे वो नमक का भंडार अपने ही पास रखते थे और उस पर टैक्स लगा करके भारतीयों में वितरित करवाते थे, मतलब भारतीयों को बंटवाते थे। तो गांधी जी का ये कहना था कि पानी और खाना, इन दोनों के बाद जो गांधी जी का यह कहना था कि पानी और वस्त्र के बाद जो जरूरी है सबसे ज्यादा वो कौन सा है? वो नमक ही जरूरी है, ठीक है। अगर पानी है आप पी लेंगे, खाना है खा लेंगे, फिर कपड़ा है पहन लेंगे, फिर खाना भी आपको चाहिए, तो खाना बिना नमक का अधूरा रहता है। तो नमक पर कौन सा कर लगाने की आवश्यकता है? तो गांधी जी का जो मांग था, उस मांग में एक ये भी मांग था कि नमक सत्याग्रह को, मतलब ये जो नमक पर टैक्स है इसको हटा दिया जाए। तो ये अपना प्रस्ताव इरविन के सामने रखें। ये बोले कि हाई इरविन, हाई पकड़ो, इतना हमारा मांग है कि पूरा कर दो। तो इरविन बोला कि हम क्यों मांग पूरा करेंगे, फाड़ के फेंक दिया उसको। गांधी को हल्के में ले लिया इरविन। अब गांधी जी क्या किए, बोले ए इरविन, तुमको हम 12 मार्च तक का समय देते हैं, ठीक है, 12 मार्च 1930 का समय देते हैं। अगर तुम हमारे मांगों को पूरा नहीं किए, नमक पर कर नहीं कम किए, तो हम एक यात्रा शुरू करेंगे जिसमें हम लोग नमक खुद बनाएंगे। तो इरविन फाड़ कर फेंक दिया, हल्के में ले लिया गांधी जी को, और उनका जो है प्रस्ताव फाड़ा और फेंक दिया, कहा कि हम दोनों को प्रस्ताव मानेंगे, हम फेंक दिया। तो जो अब गांधी जी, इरविन नहीं माना, तो गांधी जी 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू किए। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू किए। कौन शुरू किया? गांधी जी शुरू किए। किसके साथ शुरू किए? इनके साथ जब शुरू किए तो 78 लोग थे। 78 अनुयायी बोलते हैं इनको, अनुयायी मतलब अनुयायी। 78 अनुयायियों के साथ ये दांडी यात्रा को शुरू किए। और इनके साथ कहां से शुरू किए? ये जो 78 अनुयायी थे कहां से शुरू किए? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से ये यात्रा शुरू किए गांधी जी। अब शुरू होने के बाद इनको जाना कहां था? देखिए हम थोड़ा सा आपको मैप दिखाते हैं। थोड़ा सा अब आप मैप देखेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इंडिया के मैप में हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। देखिए देखिए जो साबरमती जो आश्रम था ये आपका यहां पर था, गुजरात में था, ठीक है। साबरमती आश्रम कहां था? गुजरात में था। अभी आपको बताते हैं। देखो
साबरमती आश्रम कहाँ था? यहाँ पर था, गुजरात में था। और इन लोग को जाना था समुद्र के किनारे, तो समुद्र के किनारे जो दांडी है, दांडी उस समय यहाँ पर हुआ करता था, दांडी अभी भी है, ठीक है, तो दांडी यहाँ पर था। अब इन लोग को यहां से यहां तक पहुंचने में 241 मील की दूरी तय करनी थी, 241 मील की दूरी तय करनी थी, ठीक है। और यहां से यहां तक तो काफी मतलब दूरी पड़ जाएगा, समुद्र के किनारे पहुंचना है नमक बनाने के लिए, तो यहां से पैदल यात्रा गांधी जी शुरू किए। अब बोले कि पैदल शुरू करेंगे तो और क्रांति फैलेगा, तो अंग्रेजवा कुल और सब भड़केगा, तो इसलिए गांधी जी का मन था कि हम पैदल लोग चलेंगे। तो जब साबरमती आश्रम से जब निकले तो इनके साथ कितने लोग थे? 78 लोग थे, इनके साथ 78 लोग थे। और दांडी तक पहुंचते पहुंचते हजारों लाखों की संख्या में वो भीड़ जमा हो गई थी। तो गांधी जी अब पहुंच गए, दांडी पहुंचे, वहां पर समुद्र से पानी लेकर के उसको नमक बनाए। नमक बनाने के बाद ये ऐलान कर दिए कि अब हम लोग नमक अपना खुद बनाएंगे, अब नमक के लिए अंग्रेजों पर डिपेंड नहीं रहेंगे। और इरिनवा जो है हिल गया एकदम, करे कि अरे तो बुढ़ऊ छोटा पैग बड़ा धमाका निकल गए। तो फिर इरिनवा अब इसके बाद अब इनको बुलाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी शुरू करते हैं। सविनय अवज्ञा का मतलब होता है कि आदर पूर्वक, सविनय अवज्ञा, हम आदर पूर्वक आपसे अवज्ञा करेंगे, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी नमक कानून तोड़ने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। तो नमक कानून में बस आप इतना ही फिलहाल जानो कि उस समय जो इरविन था, वहां का वायसराय था, उनके समय में 12 मार्च 1930 को नमक कानून शुरू हुआ, ठीक है। 12 मार्च 1930 को नमक कानून शुरू हुआ। करीब 24 दिन इन लोग को लगा था पहुंचने में दांडी, 24 दिन दांडी पहुंचने में लगा था। 24 दिन में करीब 241 मील की यात्रा इन्होंने तय करी थी, 241 मील की यात्रा तय करी थी। कितने दिनों में? 24 दिनों में, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो आपका हो गया। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन, थोड़ा सा हम इसको भी आपको समझा देते हैं। देखिए असहयोग आंदोलन क्या था? असहयोग आंदोलन, इसके नाम से ही कंफर्म है कि किसी का सहयोग न करना, किसी का सहयोग न करना। तो उस समय गांधी जी का कहना यह था कि अगर अंग्रेज भारत में रह रहे हैं, भारत के लोगों का फायदा उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें भारतीयों का ही देन है। और यह वास्तविकता है कि अंग्रेज अगर यहाँ पर अपनी फैक्ट्री बैठा रहे हैं, अगर वो पैक कर कर खाना अगर सेल कर रहे हैं, तो अगर भारतीय लोग उसको न खरीदें तो अंग्रेजों का जो बाजार है वो गिर जाएगा। तो गांधी जी भारत को आजाद कराने का एक ये भी कदम उठाएं, इसको भी बहुत बड़े आंदोलनों में से एक आंदोलन माना गया है कि असहयोग आंदोलन भी एक बहुत बड़ा आंदोलन है। गांधी जी के द्वारा किया गया यही सबसे पहला आंदोलन था, जो कि सबसे बड़ा आंदोलन था गांधी जी के द्वारा करने में, ठीक है। सॉरी, देखिए असहयोग आंदोलन में गांधी जी भारत के लोगों को यह बोले कि आप लोग आज के बाद से अंग्रेजों का कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे, उनके द्वारा बनाए गए वस्त्रों को आप लोग नहीं पहनेंगे, और जो भी वकील हैं वो कचहरी में नहीं जाएंगे और वो भी कोई काम नहीं करेंगे। जितने भी भारत के अध्यापक हैं वो विद्यालय में अंग्रेजों के जाकर के नहीं पढ़ाएंगे। और गांधी जी के कहने पर 20 लाख छात्रों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। गांधी जी के कहने पर 20 लाख, कितने? 20 लाख छात्रों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। आज कोई कांग्रेस नेता कहे ना कि स्कूल मत जाओ, तो नेताओं को सब बड़े से मार मारेगा। लेकिन उस समय गांधी जी का इतना वर्चस्व था कि गांधी जी बोल दिए कि विद्यार्थी कोई भी अंग्रेजों के स्कूल में मत जाओ, हम लोग असहयोग आंदोलन को बनाए हैं, इसको हम लोग ले चलेंगे बहुत दूर तक। तो विद्यार्थियों ने छोड़ दिया स्कूल जाना और अध्यापकों ने छोड़ दिया स्कूल पढ़ाना। लेकिन कब तक ये ऐसा होगा? आखिर उस समय भारतीय भी तो अंग्रेज पर डिपेंड थे, अगर अंग्रेज सैलरी देते थे तो उनका घर चलता था। अब ये लोग छोड़ दिए। तो कुछ दिन बाद बहुत हुआ तो भारत के लोग अपना विश्वविद्यालय बनाए, अपने में इसी मतलब गांधी जी बोल दिए कि अब हम लोग अपना खुद का स्कूल खोलेंगे। तो उसमें बहुत सारे स्कूल भी खोले गए थे, तो जो विद्यार्थी थे वो अपने स्कूलों में जाया करते थे। गांधी जी का ये था कि
अब हम लोग स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें, मतलब अपने द्वारा बनाए गए वस्तुओं का उपयोग करें, न कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए उपयोग करें। आज भी हम आप लोग से कहते हैं कि जब भी दिवाली आती है तो आप लोग चौराहे पर जो नीचे जो दिया बनाकर बेचते हैं आप उनसे दिया लीजिए, ताकि उनका भी दिवाली अच्छे से मन सके, न कि आप लोग झालर अच्छे जाकर शोरूम में चाइना का झालर, अमेरिका का झालर आप लोग खरीद करके लाएं। तो आप लोग अपने ही स्वदेशी सामानों का उपयोग करिए। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ। गांधी जी का ये कहना था कि ये जो आंदोलन है ये एकदम पूरा अहिंसक रूप में चलेगा, मतलब इसमें कोई भी मार काट झगड़ा वाला काम नहीं होगा। हम लोग अहिंसा करेंगे, अपना अंग्रेजों का सामान कुछ भी नहीं खरीदेंगे, हम लोग अपना उसका बहिष्कार करेंगे, बाइकआउट करेंगे। तो इसमें क्या हुआ फिर, अब चौरी चौरा कांड गोरखपुर में, यूपी का एक जिला है बाबू गोरखपुर, यूपी का एक जिला है गोरखपुर, यहीं पर एक स्टेशन है चौरी चौरा नामक एक स्टेशन है, ठीक है, पुलिस थाना है। यहीं पर कुछ लोग हड़ताल कर रहे थे, ठीक है, कुछ लोग हड़ताल कर रहे थे, और जो भी इसमें से हड़ताल कर रहे थे, अचानक से स्टेशन में से ब्रिटिश पुलिस निकली और इन लोगों में 2-3 लोगों को गोली मार दी, जिनकी हत्या हो गई। अब इन्हीं लोगों की हत्या के वजह से जनता जो भी थी, जो ग्रामवासी थे, उनके अंदर वो लोग भी खलबला गए एकदम, और वो लोग भी जब पुलिस स्टेशन में जब घुस गए, जब पुलिस स्टेशन में जब वो लोग घुस गए तो पुलिस इतने जनता को देखकर घबरा गई कि अब हम लोग क्या करें। तो पुलिस थी अपने आप को जेल के अंदर बंद कर ली, पुलिस अपने आप जेल के अंदर बंद कर ली। लेकिन जनता भी बहुत चालाक थी, और जनता ने क्या किया कि मिट्टी का तेल लाया और पुलिस स्टेशन के चारों तरफ छिड़क दिया। छिड़कने के बाद उसमें आग लगा दिया, कहा कि अब अंग्रेज कह रहा है कि हम तो अंदर आ गए, तुम सब क्या करेगा। अभी सब भारतीय बोले रुक बताते हैं क्या करेगा हम अभी। तो उस मिट्टी का तेल लाए, उसे फूंक दिए उसी को। उसमें करीब 21 पुलिस वालों की मृत्यु हो गई थी, जो ब्रिटिश पुलिस वाले थे। तो गांधी जी का दिमाग हिल गया। गांधी जी बोले थे कि हम लोग अहिंसक करने वाले थे, हम लोग अहिंसा पूर्ण करने वाले थे, लेकिन ससुरा ये सब क्या कर दिया, ये सब तो हिंसा कर दिया। और गांधी जी गुस्सा में इस आंदोलन को बंद कर दिए, कहे कि अब असहयोग आंदोलन ना होगा, अब जाओ तुम सब लड़ भिड़ जाओ, अब हम असहयोग आंदोलन को स्थगित करते हैं। तो ये पूछता है कि असहयोग आंदोलन किस कारण से स्थगित हुआ, तो चौरी चौरा के हिंसात्मक घटना के कारण स्थगित हुआ, ठीक है, चौरी चौरा के हिंसात्मक घटना के कारण स्थगित हुआ। देखिए अब आपका ये जो असहयोग था कब तक चल रहा था, ये 1 अगस्त से चालू हुआ था, 1 अगस्त 1920 से चालू हुआ था, करीब 21 तक बढ़िया चला। 22 के फरवरी महीने में जाकर के 4 फरवरी को हई सब चौरी चौरा कांड कर दिया। 4 फरवरी 1922 को ये सब चौरी चौरा कांड कर दिया। तो 4 फरवरी 1922 को जब चौरी चौरा जब कांड हो गया, तो इसी समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है। चलिए, इस समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। अब देखिए क्वेश्चन 2 प्रकार से बनता है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था और असहयोग आंदोलन को बंद करने का मुख्य कारण क्या था। तो असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो आपका था रॉलेट एक्ट था, ठीक है, लेकिन बंद करने का जो मुख्य कारण था वो था चौरी चौरा कांड। वो कौन था, चौरी चौरा कांड। लेकिन यहां पर पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, तो रॉलेट एक्ट था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया। तो करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया। किस समय दिया, जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, तो उसी समय गांधी जी अब बोले कि बहुत हो गया, अब करो या मरो। अगला क्वेश्चन, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। ये भी बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है हर एक बोर्ड का। तो देखिए गांधी जी जब भारत कब आए ये भी आप लोग जान लीजिए। तो 10 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए, ठीक है।
अब गांधी जी के भारत आने पर, गांधी जी तो एकदम बैरिस्टर बनकर आए थे इंग्लैंड से। अब गांधी जी के एक गुरु थे भारत में, उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, कौन था नाम उनका? गोपाल कृष्ण गोखले। अब गोपाल कृष्ण गोखले से गांधी जी आए मिले, तो गांधी जी भारत की स्थिति को देखकर सोचे कि हमको तुरंत क्रांति कर देनी चाहिए। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले थोड़ा समझदार थे, वो बोले कि गांधी थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लो, और थोड़ा सा अभी नए नए आए हो, शहर से रह करके गांव में आए हुए हो, तो थोड़ा सा 1-2 साल भारत की स्थिति को, पृष्ठभूमि को जान लो कि यहाँ पर क्या है, कैसे है। तो गांधी जी ने गुरु होने के नाते इनका बात मान लिया और 1-2 साल तक कोई भी क्रांति नहीं किया। उसके बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह, बिहार के मजदूरों में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ, गांधी जी ने उसका नेतृत्व किया। तो गांधी जी का पूछता है कि पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो वो हुआ था चंपारण। चंपारण पड़ता है बिहार में, चंपारण पड़ता है बिहार में। तो ठीक है, तो कब हुआ था? 1917 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अब यहीं से थोड़ा सा हम आपको एक चीज बताते हैं। देखिए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ये किस तरीके से हुई थी कि एक सेफ्टी वॉल के रूप में इसकी स्थापना हुई थी कि जो कुछ भी होगा हर साल के अंत में, हर साल के दिसंबर में एक अधिवेशन किया जाएगा। अलग अलग जगह से लोग अपना प्रस्ताव लेकर के आएंगे, सबके प्रस्ताव को सुना जाएगा। जो 1885 में जो इसकी स्थापना कौन किया था? तो पूछता कौन था? ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है, इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी 1885 में। 1800 जो ए.ओ. ह्यूम थे, ये कहाँ का था? ये स्कॉटलैंड का था। ठीक है, ये जो ए.ओ. ह्यूम है ये स्कॉटलैंड का था। तो 1885 में जब स्थापना हुई इसकी, तो हर वर्ष, ये मतलब उसमें बनाया गया नियम कि हर वर्ष दिसंबर महीने में, मतलब साल के आखिरी महीने में इसका एक अधिवेशन मतलब होता है बैठक या मीटिंग की जाएगी। जो बैठक होती थी वो हर साल दिसंबर में हुआ करती थी, वो हर साल दिसंबर में हुआ करती थी बैठक। अब दिसंबर में बैठक हुई, हर साल हुआ करती थी। इसी प्रकार से 1929 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ, 1929 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ, तो लाहौर अधिवेशन जब ये रावी नदी के तट पर हुआ था लाहौर अधिवेशन, तो लाहौर कहाँ है? इसमें पाकिस्तान में है फिलहाल में। तो लाहौर में जब हुआ था तो इसकी अध्यक्षता कौन किया था? इसकी जो अध्यक्षता थी वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू उसी समय बोल दिए कि आज से हम बदलाव करते हैं इसमें कि जो भी कांग्रेस का अधिवेशन होगा दिसंबर में न होकर के जनवरी में होगा, दिसंबर में न होकर के जनवरी में होगा। अब जब बोल दिए कि जब जनवरी में होगा, तो उसी समय जवाहरलाल नेहरू ये भी बोल दिए कि 1929 तो दिसंबर में था, तो दिसंबर में जवाहरलाल नेहरू ये बोले कि जो भी होगा अब जनवरी में होगा। तो जवाहरलाल नेहरू ये भी बोल दिए उसी समय कि आगामी महीने मतलब जनवरी में, अब जब जनवरी आएगा तो साल भी बदल जाएगा। तो यहाँ पर 1929 है तो जनवरी 1930 हो जाएगा। अब 1930 में तो आगामी महीने के आखिरी रविवार को हम अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देंगे। अब तुम स्वतंत्र करो या मत करो, हम अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देंगे कि हम स्वतंत्र हैं, हम भारत का झंडा उसी समय लहरा देंगे अपना। तो जो जवाहरलाल नेहरू हैं, अब देखिए बाई चांस ये जो आखिरी रविवार था अगले साल का वो पड़ गया 26 जनवरी को, वो पड़ गया 26 जनवरी को। अब 26 जनवरी को अब लोग मनाने लगे स्वतंत्रता दिवस। अब ये तो आखिर वास्तविक स्वतंत्रता नहीं थी, एक प्रकार से मान लिया गया कि हम मान लेते हैं कि 26 जनवरी को हम स्वतंत्र हो गए। अब इसीलिए लोग हर साल 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने लगे कि अब हम स्वाधीन हैं, अब हम खुद के अधीन हैं, अंग्रेजों के अधीन नहीं हैं। तो अब ये लोग स्वाधीनता दिवस मनाने लगे। अब आते आते हमको आजादी कब मिली? आजादी तो हमको मिल गई 15 अगस्त को। ले भैया 15 अगस्त 1947 में हमको आजादी मिल गई। अब क्या क्या करेंगे?
ये तो आखिर वास्तविक आजादी का दिन नहीं है, वास्तविक आजादी का दिन तो यही है 15 अगस्त 1947। लेकिन तब अब क्या होगा, देखिए इधर ये क्या हो गया, देखिए थोड़ा सा हम इधर बता देते हैं। देखिए 15 अगस्त 1947 को हमको आजादी मिल गई, तो हमारा जो अब जनता पगला गई, बोली कि हम लोग कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाएं, 26 जनवरी वाला कि 15 अगस्त वाला, बड़ा कंफ्यूजन है भाई। तो अब क्या हुआ कि उसी समय 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे और जो गांधी जी, जो मतलब जो भी नेताओं थे, वो लोग सोच रहे थे कि हम लोग जो भी त्योहार को मनाते आ रहे हैं 15-20 साल से, हम लोग उसको तो नहीं छोड़ सकते हैं, उसको भी किसी न किसी तरीके से हम मनाएंगे। तो भीमराव अंबेडकर जी जब संविधान जब तैयार कर दिए, इनके द्वारा जब संविधान जब तैयार हुआ, जब समिति के द्वारा 26 नवंबर 1949 को, तो गांधी जी बोले रुक 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 रुक, अब ही नहीं, 26 नवंबर को तो संविधान बन गया है, लेकिन अब वहीं चुप हो जाओ, जितने भी लोग हैं कह दो जो छुट्टी हो गई, जाओ घरे, छुट्टी हो गया। 26 नवंबर है, हम लोग 1 महीना और रुकेंगे, 26 दिसंबर आएगा, 1 महीना और रुक जाएंगे, 26 जनवरी आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे कि संविधान को जो गणतंत्र है हम उसको 26 जनवरी पर थोप देंगे। इसीलिए 2 महीना लेट इसको मतलब घोषित किया गया, संविधान को 26 जनवरी को घोषित किया गया। किस लिए? कि हमारा जो स्वाधीनता दिवस है वो भी ना खराब हो। हालांकि हम जो संविधान दिवस मनाते हैं वो 26 नवंबर को ही मनाते हैं, संविधान दिवस 26 नवंबर को ही हम लोग मनाते हैं, लेकिन जो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को मनाते हैं। हमारा स्वाधीनता दिवस भी नहीं खराब हुआ और ये डेट भी बच गया, नहीं तो हम काम मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं, फिर 26 नवंबर मनाते हैं, तो इस तरीके से बड़ा इधर उधर हो जाता। तो इसको करने के लिए 26 जनवरी को किया गया। तब बोला हाँ ये बात ठीक है कि हम 26 जनवरी को मनाएंगे गणतंत्र दिवस। तो ये था लाहौर अधिवेशन, और लाहौर अधिवेशन के ही जरिए इतना जो है लेट हो गया, 2 महीना लेट इसको मतलब हमारे मुंह से डाउनलोड निकल रहा है, इसको पारित किया गया, घोषित किया गया संविधान को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? कब असहयोग पूछ रहा है, तो कब प्रारंभ किया? 1 अगस्त 1920। कब किया? 1 अगस्त 1920। और चौरी चौरा कांड होने के कारण इसको वापस ले लिया गया। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 4 फरवरी 1922। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अफ्रीका से कब भारत आए? तो महात्मा गांधी अफ्रीका से 1915 में भारत आए। थोड़ा जान लीजिए, 10 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसलिए हम 10 जनवरी को हर वर्ष प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है कि प्रवासी दिवस कब मनाते हैं, तो कब मनाते हैं बउआ? 10 जनवरी को मनाते हैं। किस लिए? कहा कि गांधी जी ना घरे आए थे। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत का लेखक कौन है? वंदे मातरम गीत का लेखक कौन है? देखिए, राष्ट्रगान अलग है और राष्ट्रगीत अलग है। पूछ रहा है वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है, तो ये कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रगान के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर कौन है? ये क्या किए थे? भारत माता की विख्यात पहली छवि बनाई थी इन्होंने। ठीक है, तो सबके बारे में जानते चलिए, बोर्ड परीक्षा बहुत नजदीक है, सब कुछ देखते चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? देखिए, वैज्ञानिक थे, शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे, उपयुक्त सभी। तो ये सभी थे। ठीक है, ये वैज्ञानिक भी थे, शिक्षाविद भी थे, समाज सुधारक भी थे। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया हर साल। अब अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो ये देखिए आपका
1930 में चलाया गया। ये 1930 से 31 तक चला, एक साल फिर बंद हो गया। बंद इसलिए हुआ था कि जो गोल्ड मेज सम्मेलन है 1931 में गांधी जी को वहां पर बुला लिया गया था कि यहाँ गांधी जी आइए। जो इरविन जो फाड़ कर फेंक दिया था, तो गांधी जी बहुत सारा कांड घटना कर दिए, तो इरविन को लगा कि तब बहुत देखने में बस बुढ़वा है लेकिन काम बहुत बड़ा बड़ा करता है। तो इरविन बुलाया कि गांधी जी हमसे बहुत बड़ा गलती, गांधी जी सॉरी गांधी जी, चलिए चलते हैं हम लोग, हम चलते हैं ब्रिटेन चलते हैं, वहां पर चल के गोल्ड मेज सम्मेलन में आप आइएगा, हम आप लोगों का स्वागत बढ़िया से करेंगे और आप जो भी कहिएगा हम सब मानेंगे। अब देखिए यहीं पर 1931 में उन लोगों को फांसी दे दिया गया था, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को। तो लोग कहते हैं कि अगर गांधी जी चाहते तो इन लोग को बचा लिए होते, अगर सही में गांधी जी चाहे होते तो इन लोग को बचा लिए होते। लेकिन गांधी जी का कहना यह था कि जो हिंसा है वो तो मरेगा ही। गांधी जी हिंसा के विरुद्ध मतलब गांधी जी अहिंसा के विरुद्ध नहीं जाते थे, ठीक है। तो गांधी जी इस समय चले गए थे वहां इंग्लैंड चले गए, गोल्ड मेज सम्मेलन में चले गए। अब गोल्ड मेज सम्मेलन में गए तो वहां पर गांधी जी का अच्छा से स्वागत हुआ। गांधी जी तो सोच रहे थे कि हम जाएंगे तो भारत में जितने भी लोग हैं, जितने भी भारत के कैदी हैं, हम सबको छुड़वा कर लेंगे और मतलब छुड़वा लेंगे किसको, जिसको कि मतलब जो हिंसा नहीं किया है फिर भी उसको कैद किया गया, उसको छुड़वा लेंगे, बाकी जो हिंसा वाले हैं उसको हम नहीं छुड़ेंगे। तो गांधी जी गए जब गोल्ड मेज सम्मेलन में, तो वहां पर उस समय दूसरा गोल्ड मेज सम्मेलन में था। गांधी जी पहले में नहीं गए थे, दूसरे में गए थे। तो दूसरे में जब गए गांधी जी, तो इधर से ये लोग भी गए थे, मदन मोहन मालवीय गए थे, भीमराव अम्बेडकर भी गए थे, बहुत सारे लोग गए हुए थे, गांधी जी भी गए। तो वहां पर गए गांधी जी, तो उन्होंने मतलब समझ लो प्रकार से उनको बोलने का मौका ही नहीं मिला और वहां पर इन्होंने कुछ बात ही नहीं रखी अपनी। वहां से गांधी जी बहुत निराश होकर भारत लौटे। तो भारत के जो लोग थे बहुत आस लगाए बैठे थे कि ये जो है गांधी जी, इनके जो फांसी होने वाला है इन लोग को रुकवा लेंगे। लेकिन गांधी जी आए तो मुंह बना के आए, तो जो भारत के लोग थे ये और गुस्सा गए। इसीलिए जो लोग हैं, कुछ लोग गांधी को गलत ठहराते हैं, लेकिन गांधी के इतना किसी को परिश्रम करना हो जाएगा तो वो सही में नहीं कर पाएगा। बहुत देखो गांधी जी क्या किए, अपने आप को आधे वस्त्र में रख लिए। क्यों? क्योंकि भारत की जनता उस समय उसी दशा में थी। गांधी जी का ये कहना था कि हम अपनी वस्तुएं, अपनी बनाए गए वस्तुओं को पहनेंगे। अगर हमारे पास पैसा नहीं है खादी की वस्तुओं को पहनने के लिए तो हम आधा पहनेंगे, लेकिन हम अंग्रेजों का कपड़ा नहीं पहनेंगे। तो गांधी जी आधा धोती लुग्गा पर अपना जीवन बिता दिए, ठीक है। लेकिन वो इतने गरीब नहीं थे, समझ लो बहुत वो अमीर आदमी थे। आजकल अगर इंग्लैंड में तुमको दूध ना रहना पड़ेगा बाबू, तो तुम्हारा खेत द्वारा बेचना पड़ जाएगा। लेकिन गांधी जी 1888 में चले गए थे, यहाँ दक्षिण अफ्रीका चले गए थे बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए। वहां पर रह करके इन्होंने पढ़ाई किया। समझ लो बहुत ही मतलब अमीर आदमी रहे होंगे अपने जमाने के ये। तो अगला क्वेश्चन देखो, चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ? तो क्या हुआ? रॉलेट एक्ट रद्द हुआ, ये तो उसके पहले का था। खिलाफत आंदोलन चलाया गया? नहीं। साइमन कमीशन भारत आया? नहीं। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया? देखो असहयोग तो ये गांधी जी ने ही चलाया था। देखो कब कब पूछा गया है, 21 में, 24 में और भी एग्जाम में पूछा भी गया है। खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने ही चलाया था, भारत छोड़ो भी गांधी जी ने ही चलाया था, असहयोग भी गांधी जी ने ही चलाया था। लेकिन जो खिलाफत आंदोलन है गांधी जी चलाए नहीं थे, हालांकि इसमें भाग लिए थे गांधी जी जाकर के, बाद में फिर शामिल हो गए। लेकिन इनके द्वारा ये नहीं चलाया गया था, ये चलाया गया था अली बंधुओं के द्वारा। ये जो खिलाफत आंदोलन है ये चलाया गया था अली बंधुओं के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया था? अली बंधुओं के द्वारा। अब अली बंधुओं में कौन कौन आते हैं? अली बंधुओं में दो लोग का नाम आता है। एक लोग आता है मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली, इसके पीछे भी बहुत सारा कहानी है। मोहम्मद अली और शौकत अली, थोड़ा सा आप लोग सुन भी लीजिए। देखिए जो अली बंधु थे मोहम्मद अली और शौकत अली, उस समय क्या हुआ था, ये जो अब थोड़ा सा हमको इस हिस्ट्री में चलना पड़ेगा। देखो क्या है, उस समय जब विश्व युद्ध जब हो रहा था तो एक ऑटोमन साम्राज्य था। ऑटोमन साम्राज्य था जिसके अंतर्गत आज के अरब देश,
फिलिस्तीन जिसको हम बोलते हैं, अरब देश बोलते हैं, वो सब उसमें थे। तो मतलब बहुत सारे देशों को मिला करके एक नाम दिया गया ऑटोमन साम्राज्य। ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य। तो इस ऑटोमन साम्राज्य का जो मुख्य केंद्र था बाबू वो था तुर्की में। ठीक है, वो था कहां पर? तुर्की में। अब जो तुर्की का जो मेन हेड जिसको लोग मानते थे वो था खलीफा। ठीक है, वो था खलीफा। तो खलीफा का एक प्रकार से पद जो होता है बहुत ऊंचा हुआ करता था उस समय। तो अब इस विश्व युद्ध में तुर्की भी शामिल था और उधर से मित्र राष्ट्र था। तो मित्र राष्ट्र से ब्रिटेन कहा कि अगर तुम लोग हार जाते हो तो ये जो खलीफा पद है तुर्की में इसको समाप्त करना पड़ेगा। तो ये जो खलीफा पद को बाद में इन्होंने समाप्त किया। तो उसी ये जो मुस्लिम साम्राज्य, जो मुस्लिम जो लोग थे उनका ये बहुत उच्च पद था, खलीफा पद। तो इसी को बचाने के लिए ये भारत में भी इसका असर पड़ा। तो भारत से ये जो अली बंधु हैं इन्होंने आवाज उठाई, इन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया कि इस खलीफा पद को मत हटाओ, खलीफा पद हमारा पूर्वजों का पद है, मतलब हमारे पूर्वजों का पद है। ठीक है, तो खलीफा पद से खलीफा पद को बचाने के लिए खिलाफत आंदोलन चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए। बंकिम चंद्र चटर्जी, बताइए। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस। तो ये देखिए आपका बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं ये आनंद मठ उपन्यास के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? चौरी चौरा क्या है? एक जगह का नाम है, एक पार्क का नाम है। उसी पार्क में घटना हुई थी। कब हुई थी? 4 फरवरी 1922। 4 फरवरी 1922। इसके होने के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। अगला क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसका कथन है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गांधी जी के गुरु थे। बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। जो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ये किसने बोला था? तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने। कब प्रारंभ किया था बाबू? 1942 ईस्वी में। और इसी में इन्होंने नारा दिया था कि अब कर जाओ या मर जाओ, करो या मरो का नारा इसी में गांधी जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये तो हालांकि बच्चों को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये महात्मा गांधी को, और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने ही दी थी, आई थिंक, मुझे याद है। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? तो रॉलेट एक्ट की घोषणा, नमक कानून तोड़कर, साइमन कमीशन का आगमन, जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये सब तो पहले की बात है। जालियांवाला बाग कांड, रॉलेट एक्ट पहले है। साइमन कमीशन ये भी जो है कि पहले ही आया था, नमक कानून तोड़कर। ठीक है, तो नमक कानून तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? गांधी जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1930 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। ये देखो कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो आपका ये महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, ज्योतिबा बाई फूले, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो किसने किया था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। जब बारदौली सत्याग्रह में ही इनको सरदार की उपाधि मिली थी। ठीक है, इनको सरदार की उपाधि वहां के जो औरतें थी उनके द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, बारदौली सत्याग्रह में। अगला क्वेश्चन,
राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति से हुई? अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, गौरवमयी क्रांति, रूस की क्रांति। तो हम आपको अगला जब आप देखे होंगे पिछला लेक्चर, तो हम उसमें बताए थे कि जो फ्रांस की क्रांति थी वहीं से क्रांति की पहली अभिव्यक्ति शुरू हुई थी, तो फ्रांसीसी क्रांति से हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो देखिए साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, तो ये था 1928 में। अब साइमन कमीशन भारत 1928 में, ये भी आया था जांच करने के लिए। अगला क्वेश्चन, 1932 में पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ? किन दो नेताओं के बीच हुआ? तो महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो देखिए पूना पैक्ट, पूना क्या है, एक बंबई में एक जगह है पूना, वहीं पर हुआ था। पूना जेल में उस समय गांधी जी थे, अभी हम थोड़ा सा इसका बता रहे हैं आपको। तो ये था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। देखिए क्या था इसके पीछे की कहानी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाह रहे थे कि दलितों का एक अलग सा दलितों का एक अलग सा समूह बने, ठीक है, और इसको अलग से आरक्षण की सुविधा प्राप्त करवाई जाए। लेकिन गांधी जी सोच रहे थे कि अभी क्या है, गांधी जी तो भारत को एक करना चाह रहे हैं। तो गांधी बोले कि ए अम्बेडकर साहब पगला गए हैं क्या महाराज, कहीं अलग अलग कर रहे हैं सबको। तो थोड़ा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उस समय जो दलितों को जो मिला था वो बस 78 सीट आरक्षित था। ठीक है, दलितों को 78 सीट आरक्षित था, वो भी एक ही जगह में आरक्षित था। तो गांधी जी गुस्सा करके यहां से भूख हड़ताल पर बैठ गए। जब ये भूख हड़ताल पर बैठ गए तो उसी समय किसी कारणवश इनको जेल भेज दिया गया था। जेल भेजने के बाद जब फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए, तो राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं, वो बिहारी आदमी आए, कह रहे हैं कि ए साहब महाराज दिमाग खराब है क्या आपका? गांधी जी हो रहे वो बढ़ू मर जाएंगे महाराज, भूख हड़ताल पर बैठे हैं जेल में, चलिए समझौता कर लेते हैं और जो भी है वो सब गांधी जो कहेंगे मान लेते हैं हम लोग। हालांकि गांधी का भी कहना ठीक था। तो ये भीमराव अंबेडकर तो सोच रहे कि हाँ हमारी वजह से अगर मर जाएगा तो अगर बाकी दलित हमारे साथ है, लेकिन अगर गांधी मर गया तो बाकी लोग क्या क्या करेंगे, हमको तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा हमारा। तो जो भीमराव अंबेडकर थे, उनका वल्लभ भाई पटेल का, नेहरू का, राजेंद्र प्रसाद का बात मान करके गए पूना। उसमें गांधी जी बंबई जेल में थे। बंबई जेल में एक पूना है, पूना, ठीक है, पूना जेल में गांधी जी उस समय थे। तो एक गए तो महात्मा गांधी कहते हैं कि आइए बैठकर अच्छे से बात करते हैं, हम आपको समझाते हैं। आपको कितना सीट मिला है? 78 सीट मिला है, हम आपको 140 सीट दे देते हैं, हम आपको 140 सीट देते हैं दलितों के लिए। तो भीमराव अंबेडकर कह रहे अरे महाराज क्या बात कर रहे हैं, 140 सीट? तो दलित कह रहा है कि गांधी जी आप सब कुछ हैं, आप फरिश्ता हैं गांधी जी, आप फरिश्ता हैं। तो महात्मा गांधी का वर्चस्व और बढ़ गया उस समय। तो भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं, अब गांधी जी बोल दिए कि 78 जो सीट मिला है तुमको एक ही जगह मिला है ना, हम जो 140 है इसको हम अलग अलग राज्यों में देंगे। मतलब दूठ ए राज्य से आएगा, दूठ ए राज्य से आएगा, दूठ ए राज्य से आएगा, तो हर राज्य की जनता खुश हो जाएगी। वाह 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 गांधी जी, वाह 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 वाह। तो गांधी जी अब 140 सीट दे दी दलितों के आरक्षण के लिए। भीमराव अंबेडकर भी खुश हो गए और दलित समाज पूरा खुश हो गया। अब यहीं से पूना पैक्ट, मतलब इन गांधी और अंबेडकर समझौता भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो यही था गांधी अंबेडकर समझौता। फिर दलितों का गांधी, तो महात्मा गांधी बोले कि क्या कर रहे हैं, दलितों को अलग कर रहे हैं, भारत इसको और सबको अलग कर रहे हैं, और सब क्या करेंगे। अगर फिर गांधी जी वहीं से इनके बीच समझौता हो गया। फिर गांधी जी 140 सीट दे दिए और वो भी अलग अलग राज्यों में दिए। और जो सब अंग्रेज दिया था उसे बस 78 दिया था और एक ही जगह दिया था, ठीक है। तो गांधी जी अलग अलग जगह क्यों दिए, इनका भी एक मसला था कि अलग अलग जगह से लोग आएंगे लेकर प्रस्ताव, तो और भी क्रांति बढ़ेगी। तो जब क्रांति बढ़ेगी तो अंग्रेज और सब परेशान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति मिली, ठीक है। तो किसमें मिली, वो नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। नागपुर कहाँ पड़ता है आपका? नागपुर पड़ता है महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? तो चौरी चौरा की घटना। चौरी चौरा की घटना हो गई, इसलिए असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया।
अगर देखिए, अब थोड़ा सा सुन लीजिए आप लोग। आज के इस वीडियो से मुझे समझ में आता है कि आप लोग का जो दूसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, इसमें जितने भी लगभग क्रांति थे, जितने भी घटना थे, सारे मैंने आपको समझा दिए हैं, बता दिए हैं और आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप लोग का इसके प्रति में ये दायित्व बनता है कि आप लोग इसको शेयर करें, लाइक करें और वीडियो अच्छा लगे तो भी कमेंट करिएगा, नहीं लगेगा तो भी कमेंट करिएगा, ताकि मुझे उत्साहवर्धन मिले कि मैं आगे भी और ऐसी वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को आपके बोर्ड परीक्षा में सहयोग मिलेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो से बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोगों के बाबू बोर्ड परीक्षा में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। हम बता दें थोड़ा सा, आप लोग का बोर्ड परीक्षा कब से शुरू है। आप लोग का बोर्ड परीक्षा में लगभग फरवरी से ही चालू है, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, शायद 17 की कितना फरवरी से चालू है। तो आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में अभी क्या है, आज का तारीख है 22 दिसंबर है, आज बाबू 22 दिसंबर है। आप लोगों के पास मात्र 1 महीना लगभग, मान लीजिए आप लोग के पास बस लगभग अमूमन मान के चलो 50 दिन बचा हुआ है। बाबू आप लोगों को इसी 50 दिन में लाखों बच्चों से फाइट करना है, ठीक है। 50 दिन में आपको लाखों बच्चों से फाइट करके पहला रैंक ले आए के बाद, पहला रैंक ले आए के बाद, कहाँ ले आए के बाद, अपने जिला में चाहे अपने राज्य में ले आओ के बाद, ठीक है। पहला रैंक आप लोग ले आएंगे तो आप लोगों को बहुत सारा सुविधा प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आप लोग को 12 पढ़ने में बहुत आसानी होगी। देखिए क्या है ना कि आप लोग जब एक बार जब ये आप लोग जब कर लेंगे तो आपके माता पिता का भी जो आपके ऊपर विश्वास है वो बढ़ जाता है और आप लोगों को भी पढ़ने के लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलती रहती हैं, ठीक है। आप लोगों को आपके अगर जिला में आप लोग पहला रैंक कमाते हैं, ले आते हैं मतलब, तो आप लोगों को आपके जिलाधिकारी द्वारा सम्मानित किया जाएगा, आप लोग को टैब मिलेगा और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, और भी अलग अलग जगहों आपको बुलाया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा, सम्मान पूर्वक बैठाया जाएगा, आपका सम्मान किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को अगर ये सब सम्मान चाहिए तो पढ़ाई तो एकदम जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी आप लोगों को। बस बाबू इस 50 दिन को रात दिन एक कर दो, 50 दिन में रात दिन एक कर दो। मत देखो कि खाना कब है, मत देखो नहाना कब है। हम आपको रियलिटी बताते हैं। हम जब दे रहे थे बोर्ड की परीक्षा अपन, तो हम बाबू दिन में नहाए नहीं थे। हमारे जिस दिन हमारा हिंदी का पेपर था ना, उसके दिन पहले हम नहाए नहीं थे। हिंदी के पेपर देने के पहले हम नहा धोकर बढ़िया से हम गए, हाँ, बड़ा सुकून मिला नहाने के बाद। तो बस यही कहना चाहेंगे, पहला रैंक ले आओ। पहला रैंक देखो, सोचो 100 में 100, सोचो 100 में 100, 100 में अगर 100 नहीं है बाबू, 100 में 99 कहीं नहीं गया है, ठीक है। ये भी कम नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ा वर्चस्व रखता है 100 में 99। आप लोग घबराइए मत, हम आप लोग के साथ हैं और आप लोग अपनी पढ़ाई बस करते रहिए। जो भी वीडियो आपको हम दे रहे हैं बस आप देखते रहिए और इसे नोट्स करते रहिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।